शुरू करते हैं। ये आज का जो क्लास है वो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से रिलेटेड अगला फिर फर्दर क्लास है। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में हम लोग अब तक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट प्लेन शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट कंडक्टिंग प्लेट निकाल चुके हैं। आज कुछ और एप्लीकेशन है और आज के एप्लीकेशंस के बाद 2 क्लास और होगा जिसमें हम लोग मेनली न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। खास तौर पे अगला जो 2 क्लास होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग IIT JEE और नेट लेवल के मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो एक और क्लास ऐसा होगा। पर्पस ये है कि जितने भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हैं उनसे सॉल्व हो जाए, क्योंकि आजकल जो मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं वो सबका इधर से उधर हेरफेर किया रहता है। मैटर कंटेंट कुछ ज़्यादा रहता नहीं है, क्वेश्चन भी सेम रहता है, वो भी पेज नंबर बदला रहता है। तो आई वांट कि हम जितना डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस के बारे में सोच सकें। उस ख्याल से आज की थ्योरी के बाद अगला 2 का तो कन्फर्म है, या जरूरत पड़ी हो तीसरा भी क्लास में मेरे का होगा। शुरुआत करते हैं। शुरुआत क्या है? यह है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल इन्फिनाइट प्लेन शीट्स। इसमें इनफैक्ट गॉस थ्योरम की तो जरूरत नहीं है, वेक्टर की जरूरत है। गॉस थ्योरम के हेल्प से ऑलरेडी पैरेलल इन्फिनाइट प्लेन शीट का हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं। यहाँ पे फर्क सिर्फ क्या है कि हम 2 इन्फिनाइट प्लेन शीट्स ले रहे हैं। हमने क्या किया आप लिख सकते हैं, वी हैव कंसीडर्ड 2 इन्फिनाइट प्लेन शीट्स हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा A, सरफेस चार्ज सिग्मा A एंड सिग्मा B। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। ये क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये सिग्मा एंड सिग्मा B। अब इसको हमने 3 हिस्सों में बांटा है। शीट कुछ ऐसे रखा है, ये शीट है, 2 पैरेलल शीट्स जो है कुछ हमने ऐसे रखा है, कुछ इस तरीके से 2 पैरेलल शीट्स ऐसे। तो अब ऐसे कर रहे तो हमारे पास 3 रीजन है, एक इधर का, एक बीच का, एक राइट का। तो हमारे पास 3 रीजन है। अब ऐसे ये वाला रीजन है, जानते हैं प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे होता है, यानी कि इस तरफ, यानी कि राइट से लेफ्ट, यानी कि नेगेटिव एक्स। तो इसका आएगा सिग्मा A/2 एप्सिलॉन, इसका आएगा सिग्मा B/2 एप्सिलॉन विद माइनस साइन कॉमन निकाल लीजिए। और अगर आप वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ये रहा आपका आई कैप, ये रहा आई कैप, यहाँ आई कैप कॉमन निकाल दीजिए। सेकंड रीजन में अगर आए तो सेकंड रीजन में क्या है? A का लेफ्ट से राइट यानी कि पॉजिटिव एक्स, B का राइट से लेफ्ट यानी कि नेगेटिव एक्स। सिंपल। अब ऐसे में अगर मान ले दोनों पे सरफेस चार्ज सेम हो जाए, यानी कि A पे हो जाए सिग्मा और B पे हो जाए माइनस सिग्मा, यानी कि B के पर चार्ज नेगेटिव हो जाए। और सिग्मा और माइनस सिग्मा लिखने का पर्पस ये है कि दोनों पे सरफेस चार्ज सेम है। तो ऑब्वियसली देख सकते हैं कि दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा। ये भी इधर चला जाएगा कहाँ पे? अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स, और E भी कहाँ चला जाएगा? पॉजिटिव एक्स। तो आई कैप कॉमन निकाल लें, दोनों को ऐड कर लें, तो क्या आएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन। फिर अगर थर्ड रीजन में आते हैं तो थर्ड रीजन में तो कुछ कहना ही नहीं है, दोनों का लेफ्ट से राइट है, दोनों का लेफ्ट से राइट है। तो ये आपका आई कैप आ गया, कॉमन निकाल लें। यहां पे एक बार फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा कि एक में हमने सिग्मा लिया, एक में माइनस सिग्मा लिया, दोनों का ऐड करके सिग्मा बाई एप्सिलॉन। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अगर मैं यहाँ पे माइनस सिग्मा लेता प्लस सिग्मा लेता तो बीच वाले में 0 आ जाता, और वो एक तरीके से कंडक्टिंग प्लेट हो गया, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कंडक्टिंग प्लेट के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। तो 2 शीट्स को कंबाइन करके आपके पास कंडक्टिंग प्लेट बना और उसमें इनसाइड द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? 0। अगला जो एप्लीकेशन है वो क्या है? आप हेडिंग डाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged spherical shell. Spherical shell. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो फॉर्मूला डेरिवेशंस है वो बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड्स के अलावा इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्शंस बनते हैं जो निट या जे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके ऊपर कुछ बेस्ड ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो हम लोग आने वाले दिनों में सॉल्व करेंगे, वो उसका भी अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। ये स्फेरिकल शेल से क्या मतलब है? एक ऐसा स्फीयर जो अंदर से हॉलो हो, उसको हॉलो स्फीयर बोले या स्फेरिकल शेल बोले, बात बराबर है। और साथ ही हॉलो स्फेरिकल शेल के पे जो भी चार्ज होगा वो उसके सरफेस पे होगा, उसके सरफेस पे होगा। अब जब सरफेस पे होगा तो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग जो कंसिडर करेंगे वो करेंगे इन टर्म्स ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और हॉलो स्फेरिकल शेल ठीक है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट तो है ही, कहीं कहीं पे एक थोड़ा सा इमेजिनरी एस्पेक्ट भी हो जाता है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट भी हो जाता है, लेकिन है काम का। कैसे? अगर हम जैसे डिफरेंट ऑर्बिट्स की बात करें एटम्स के अंदर, तो डिफरेंट ऑर्बिट्स में क्या होता है, देयर इज अ चार्ज जिसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे एरिया के टर्म्स में होता है, और वो जो डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं उनको हम एक तरीके से हॉलो स्फेरिकल शेल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। डिफरेंट जो ऑर्बिट्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिट्स, उनको हॉलो स्फेरिकल शेल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। वैसे तो ठीक है, कोई भी हमारे पास कंडक्टिंग मेटेरियल का कोई स्फीयर बना हो और अंदर से हॉलो हो, तो क्या है? हॉलो स्फेरिकल शेल। तो अब यहाँ पे हॉलो स्फेरिकल शेल के केस में ये ना हमारे पास हॉलो स्फेरिकल शेल, और हॉलो स्फेरिकल शेल के सरफेस पे ये रहा चार्ज। इसका रेडियस खुद का कैपिटल आर है और सरफेस चार्ज इसकी सिग्मा है। हॉलो स्फेरिकल शेल है और इसका सरफेस चार्ज इसकी सिग्मा है। लिख सकते हैं वी हैव कंसीडर्ड हॉलो स्फेरिकल शेल हैविंग रेडियस कैपिटल आर एंड सरफेस चार्ज इसकी सिग्मा। अब हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो 3 अलग अलग पॉइंट्स पे निकालना है, जिसमें से जो पहला पॉइंट है वो आपका आउटसाइड द शेल है, दूसरा सेल के परी है, तीसरा शेल के इनसाइड है। तीनों ही केसेस में जो आपका गॉसियन सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा? स्फेरिकल। तो लिख सकते हैं फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आइदर आउटसाइड or on the surface or inside, we have to consider the Gaussian surface as a sphere. Also, the point P at which we want to find the electric field is at a distance smaller. The point P at which we want to find the electric field is at a distance smaller. और इसमें भी अपन लिखें आउटसाइड द शेल। तो ये रहा सेंटर O से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है। यहां पे हम क्या करना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो हमने क्या किया? ये हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना। ठीक है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो कैपिटल E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपिटल S इज द एरिया वेक्टर, कैपिटल S इज द एरिया वेक्टर। और यहां पर अगर हम फ्लक्स निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे? E डॉट S
और यहाँ पे इसको लिख पाएंगे ES cos 0, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही है, तो E इंटू 4πr²। कैसे? अगर ये हमारे पास स्फेरिकल शेल है तो उसका एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल, एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल। दूसरा जो है हम क्या कर सकते हैं, बाय गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, वी कैन हैव व्हाट, Q upon epsilon naught, where Q is what, charge enclosed, Q is what, charge enclosed। तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4πr² इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। इंटरेस्टिंग क्या है, जब चार्ज का कैलकुलेशन किया तो हमने रेडियस किसका लिया है, जिस शेल के कारण फील्ड निकालना चाहता है। क्यों? चार्ज तो शेल के ऊपर है ना, तो इसलिए हमने एरिया किसका लिया, उस शेल का लिया। एरिया किसका लिया, उस शेल का लिया। अब दोनों को इक्वेट करें, तो यहां पे 4πr² सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E इज इक्वल टू r² सिग्मा बाय r² एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन लेने से मतलब ये है कि यहाँ पे मीडियम में एयर ले रहे हैं, अगर कुछ और होगा तो फिर आपको परमिटिविटी पूरा लेना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा फॉर पॉइंट आउटसाइड। वेरी सिंपल, सबसे पहले आपने ये फ्लक्स निकाला, E डॉट S, देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एक ही है, तो यहाँ पे ES हो गया, और आपके पास जो S है, जो एरिया है 4πr² का, जो गॉसियन सरफेस का आप एरिया लेंगे, जो कि स्मॉल आ रहा है, तो 4πr²। गॉस थ्योरम का नेक्स्ट सवाल है, फ्लक्स इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन। तो Q की कैलकुलेशन में आपको सरफेस चार्ज से सिग्मा तो लेना ही पड़ेगा, साथ में आपको एरिया भी लेना पड़ेगा, किसका, जिस शेल के कारण आप फील्ड निकालना चाहते हैं, और दोनों को आप इक्वेट कर लेंगे, आ जाएगा, राइट। अब सेकेंड में लिखें, एक्चुअली स्पेस कम है तो मुझे मिटाना पड़ेगा, आप लोग सेकेंड लिख सकते हैं, फॉर द पॉइंट P ऑन द सरफेस, फॉर पॉइंट P ऑन द सरफेस। जब आप सरफेस पे आ जाएंगे तो इस केस में जब आप सरफेस पे आ गए तो सरफेस पे जो आपका गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वही होगा जो स्फेरिकल शेल का होगा, वही होगा जो स्फेरिकल शेल का होगा। तो आप ले सकते हैं ऑन द सरफेस द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस विल बी इक्वल टू दैट ऑफ स्फेरिकल शेल, विल बी इक्वल टू दैट ऑफ स्फेरिकल शेल। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, यहां पर आप क्या करेंगे, जो फ्लक्स लिखेंगे तो यहां पे आपको R लिखना पड़ेगा और यहां पे भी आपको R लिखना पड़ेगा, सिंस R इक्वल्स टू R। बाकी रहा सवाल इसका, अच्छा ये कैसे, अगर पॉइंट P अगर आपका यहां पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां चला गया, यहां चला गया, एरिया वेक्टर यहां चला गया, बाकी सब कुछ वही, बाकी सब कुछ वही। अब क्या है, यहां पे फ्लक्स इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो Q का कैलकुलेशन तो हमने पहले भी ऐसे किया था, और यहां पे खाली इतने का फर्क पड़ा कि गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो वही हुआ जो स्फेरिकल शेल का हुआ, और फिर हमने क्या किया, दोनों को इक्वेट कर दिया, और इक्वेट करने के बाद यहां पे ये आपका r² बन जाएगा। आपको पूरा लिखना पड़ेगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ये आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन, ठीक है। अब आते हैं, अब वो तीसरा लिखें, फॉर अ पॉइंट P इनसाइड, फॉर पॉइंट P इनसाइड। जब इनसाइड पॉइंट पे जाएंगे और कोई गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ये हमने ऐसे मान लो कोई गॉसियन सरफेस बनाया, इनसाइड पॉइंट पे गए और पॉइंट P को ध्यान में रखते हुए गॉसियन सरफेस बनाया,
ये ध्यान रहे, जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है पहले ही पढ़ चुके हैं, दैट पॉइंट मस्ट लाई ऑन द गॉसियन सरफेस, दैट पॉइंट लाई मस्ट ऑन द गॉसियन सरफेस। अब जब पॉइंट भी अंदर चला गया, अब देख सकते हैं कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज इंक्लोज नहीं है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज इंक्लोज नहीं, और चार्ज इंक्लोज नहीं होने की वजह से यहां पे क्या है, देख सकते हैं फ्लक्स is equal to 0 for the Gaussian surface, since no charge enclosed, no charge is enclosed। और यहाँ इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग ये है कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज इंक्लोज नहीं है तो आपका फ्लक्स जीरो हो गया, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का आना जरूरी है, फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट एस। अब यहाँ पे आपका एरिया तो जीरो हो नहीं सकता और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यहाँ लिख सकते हैं हियर इन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया कैन नॉट बी जीरो, एरिया कैन नॉट बी जीरो, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू जीरो। वैसे कोई कह सकता है कि भाई ई डॉट एस इक्वल टू वी एस कॉस थीटा, तो थीटा भी तो 90 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एक ही होना चाहिए, जो पहले देख के आए नहीं, तो यहाँ पे वो कोई बात ही नहीं है। और सिंपली एक लाइन है कि अंदर कोई चार्ज क्लोज नहीं है तो फिर बाकी खत्म, फ्लक्स जीरो, एरिया जीरो हो नहीं सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं, उन कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स को कवर अप करने की कोशिश करते हैं। तो लिखिए सब कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स। सबसे पहले यहां पे ग्राफ फॉर वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस, ग्राफ फॉर वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस किस तरह से आएगा, ये कुछ इस तरीके से आएगा। कैसे, आउटसाइड क्या है, इनवर्सली इक्वल टू आर स्क्वायर, अभी देखा पीछे, आउटसाइड क्या है, इनवर्सली इक्वल टू आर स्क्वायर, और इनसाइड क्या है, जीरो, इनसाइड क्या था, जीरो। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, अंदर में जीरो और बाहर में इनवर्स इक्वल टू आर स्क्वायर। शुरुआत कहां से होगी, सरफेस से। ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये जो है ये आपका आर इक्वल टू आर, यहां से शुरू होगा। फिर दूसरा ये आता है कि जो स्फेरिकल शेल की इनसाइड फील्ड जीरो है, इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन क्या है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर बचना हो तो किसी बॉडी को अगर हम हॉलो कंडक्टर में डाल दें या हॉलो कैविटी में डाल दें तो उसका फील्ड जीरो होता है, और इसलिए वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड से बच जाता है। वैसे इस चीज को हम लोग और हाईलाइट करेंगे जब अगले 1-2 क्लास के क्वेश्चंस करेंगे, दूसरे क्लास के बाद, एक क्लास के बाद कुछ क्वेश्चन में इस तरह का हम लोग क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। ये फिलहाल याद रखिए कि अगर हमने कोई कैविटी ले लिया या कोई स्फेरिकल शेल ले लिया या कोई हॉलो शेल ले लिया तो उसके इनसाइड तो फील्ड जीरो होता है। तो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्ड करने के लिए, दैट इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या करना होता है, वन कैन बी इनसाइड द हॉलो स्फेरिकल शेल और हॉलो कैविटी, वन कैन बी इनसाइड द हॉलो स्फेरिकल शेल और हॉलो कैविटी। इसके ऊपर बेस एनसीईआरटी में 2 अच्छा कॉन्सेप्चुअल है, इस टाइप का कॉन्सेप्चुअल बोर्ड्स में आता है। जैसे एक जगह आता है कि ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म इट इज बेटर टू बी इनसाइड अ कार रेदर देन टू बी अंडर अ ट्री। जब बादल गरज रहे हो तो उस समय ज्यादा बेहतर होता है कि हम कार के अंदर बैठे बजाय इसके कि हम पेड़ के नीचे खड़े रहें। रीजन बिहाइंड द बॉडी ऑफ द कार बिहेव्स एज अ हॉलो कैविटी एंड देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट, एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। कार की जो कैविटी है, कार जो है हॉलो कैविटी की तरह बिहेव करता है, और हॉलो कैविटी के इनसाइड फील्ड जीरो होता है और आपको वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का असर नहीं मिलता। कुछ इस तरह का एक और एग्जांपल आता है क्या, कि इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट अ हाईली सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द वे। क्या कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है इलेक्ट्रिसिटी से, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने का क्या उपाय है, उसका भी यही उपाय है, प्लेस इट इनसाइड द हॉलो शेल। क्यों, हॉलो शेल के अंदर डालेंगे तो हर एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा रहेगा, हर एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा रहेगा। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर असर ही नहीं। असल में है क्या,
लास्ट या 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेविटेशनल शील्डिंग। होता क्या है, किसी बॉडी को, जैसे आपकी ये जो बॉडी है, इस बॉडी को अगर आपने इस बॉडी के अंदर किसी बॉडी को रखा, इसके अंदर किसी भी तरह का फील्ड का असर नहीं, और अगर मान लें यहां भी हम कोई चार्ज क्यों रखें, इसके ये जो है सरफेस पे अगर चार्ज है तो उसका तो फील्ड का असर नहीं होगा, बाहर जो है उससे ही बचे रहेंगे, बाहर जो है उससे ही बचे रहेंगे। यानी कि आप हर तरीके से शील्डेड है, हर तरीके से शील्डेड है। जबकि ग्रेविटेशन में क्या होता है, ग्रेविटेशन में अगर आप ग्रेविटेशनल शील्डिंग की बात करें तो अगर कोई मास है, कोई शेल है और इसके बाहर कोई मास रख दे तो उस मास का अंदर फील्ड होगा, उस मास का अंदर फील्ड होगा। यानी कि इस शेल का खुद का अंदर ग्रेविटेशन फील्ड नहीं होगा, ये उस मास का होगा। ये एक बहुत अच्छा डिफरेंस है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एंड ग्रेविटेशनल शील्डिंग। That when you place a body inside a spherical shell or a hollow cavity, the body is protected from the shell itself as well as the charge outside the shell. However, in case of gravitational field, you are just protected from the gravitational field of that shell and you are not protected from the gravitational field of that mass outside the shell. ठीक है, जैसे बोलते हैं ना अपने हिंदुओं में, परमात्मा की शरण ले ले तो आप बाहर के बंधनों से ही बच जाते हैं और अंदर के बंधनों से ही बच जाते हैं। तो यहाँ पर यही चीज है कि अगर आप हॉलो शेल के अंदर चले गए और आप तो ऐसे केस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चाहे शेल का हो चाहे वो शेल के बाद की चार्ज का, दोनों से बचे, ग्रेविटेशन में नहीं बचे। फिर इसका एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आता है, ये सारा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। फिर इसमें एक और एप्लीकेशन आता है किसका, जैसे हमने यहां पे कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। आने वाले दिनों में जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे तो हम लोग ये रिलेशन पढ़ेंगे, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। वैसे ये 11th क्लास में ग्रेविटेशनल फील्ड में पढ़ा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है नेगेटिव। ये 11th क्लास में पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, और यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेक्स्ट अगले चैप्टर में आएगा पोटेंशियल में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी कि अगर पोटेंशियल पोजीशन पे डिपेंड करता हो, जैसे वहां पढ़ते थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यहाँ आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि पोटेंशियल अगर पोजीशन पे डिपेंड करता हो और पोटेंशियल को हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करें पोजीशन के रिस्पेक्ट में विद माइनस साइन, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है। वैसे हम लोग इसके बारे में ज्यादा भी नहीं बोल रहे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक बार कंफर्म है, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, व्हिच इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब dV 0 है, और अगर dV 0 है तो हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, dV is 0, that means potential is constant everywhere। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बार बार यूज करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तीसरा जो इसका कॉन्सेप्चुअल पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बीइंग 0, पोटेंशियल इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल शेल। चौथा जो आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड आईआईटी जेईई में छोटा छोटा क्वेश्चन आता रहता है। वैसे जो शुरू का जो 3 पॉइंट्स हैं उसमें ग्राफ तो खैर आपका जेईई नीट में भी आ सकता है, और ये शुरू का 3 पॉइंट्स है वेरी बोर्ड लेवल के। अब आते हैं इसके चौथे पॉइंट पर। चौथे पॉइंट के लिए आप यहां पे हेडिंग डाल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या चौथे पॉइंट के लिए यहां पे हेडिंग डाल सकते हैं, क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, तो उसके लिए पहले हम देखते हैं क्या है। पहले उसको क्वेश्चन फॉर्म में लिखते हैं, फिर आपको एक फॉर्मूला बताएंगे और उस फॉर्मूले से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ही कोई स्फेरिकल शेल है, ये चार्ज है यूनिफॉर्मली चार्ज, यानी कि इसके सरफेस पे चार्ज। अब यहां पे हमने क्या किया, एक छोटा सा पोर्शन हटा दिया ऐसे। ध्यान रहे हमने जस्ट
स्क्रैच किया है या पाइलिंग किया है, पीलिंग क्या है, छीला है, हटाया नहीं, हटा देंगे तो कट जाएगा, वो नहीं करना। नहीं जैसे कोई मान लें आपके पास कोई बॉल है और उसका अंगूठे से या थोड़ा मार हो गया, प्रेस कर दिया तो थोड़ा अंदर की तरफ चला गया, तो इधर से ऊपर से पाइलिंग हुआ है, स्क्रैच कुछ उस तरह का शेप बनेगा। यानी कि हमने क्या किया है, एक स्फेरिकल शेल लिया है, उसके पे छोटा सा पोर्शन हटा दिया। अब क्या करना है, रिमेनिंग पोर्शन का उस बचे हुए सेक्शन पे फोर्स लगाना। रिमेनिंग सेक्शन का बचे हुए पे फोर्स लगाना, राइट। क्या लिख सकते हैं, स्मॉल पोर्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ a spherical shell is just removed. Find the force on the remaining section. Find the force on that section by the remaining section. Find the force by that section on the remaining section. फोर्स हमको हटाना, फोर्स निकालना, ठीक है। और एक चीज और है, अगर मान ले वैसे भी जनरल कोई पूछे कि इतने पोर्शन पे, जैसे 2 हिस्सों में बांट दिया, एक आपका अलग हिस्सा है, बाकी बचा हुआ, तो बाकी बचे हुए का उस पर्टिकुलर हिस्से में फोर्स कैसे निकालना, तो आप उसमें क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं क्या, dF इज इक्वल टू E इंटू dQ। dF इज द force by the remaining portion on a given portion. dF is the force by the remaining portion on a given portion. यानी कि जैसे कि इतना है, इतने पोर्शन पे इन सब का फोर्स कितना लगेगा, तो dF is equal to E dQ, राइट। अब क्या करना है, dF की जगह आप क्या लिख सकते हैं, dF की जगह लिख सकते हैं यहाँ पे E इंटू ds, ये dq की जगह सकते हैं व्हाट, सिग्मा इंटू ds, सिग्मा इंटू ds, राइट। और df by ds इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E इंटू सिग्मा, राइट। और जस्ट सरफेस के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अब देखिए पहले कैसे, अब हम यहाँ पे E निकालते हैं, यहाँ पे पहले E निकालते हैं, कैसे निकलेगा। अब देखिए, अगर यहाँ पे फील्ड देखें यहाँ पे, तो एक कह सकते हैं ER प्लस ER इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन। क्या कर रहे हैं, कर ये रहे हैं कि हमने कोई स्फेरिकल शेल लिया, इसमें से छोटा सा सेक्शन हटाया गया और ये इस बचे हुए सेक्शन, इसके ऊपर बचे हुए सेक्शन का फोर्स निकालना है। तो dF इज इक्वल टू E dQ, dQ की जगह सिग्मा इंटू ds, dF बाय ds इज इक्वल टू E इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहां तक सवाल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग सवाल है, तो ये यहाँ पे जो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बाहर में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बाहर में, तो ये रिमेनिंग और रिमूव, ER फॉर कह सकते हैं रिमेनिंग, ER फॉर रिमूव, ये रिमेनिंग सेक्शन का फील्ड है, ये रिमूव सेक्शन का फील्ड। दूसरा आप जानते हैं इनसाइड की अगर बात करें तो आपको लिखना पड़ेगा ER माइनस ER इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनसाइड फील्ड क्या होता है, 0। इनसाइड फील्ड क्या होता है, 0, राइट। तो ऐसे में आपके पास 2 हिस्सा आया, और यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे दोनों को, 1 और 2 को ऐड करिए, तो ER इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अब तो भी कैसे कैसे हुआ, रिमेनिंग और रिमूव, रिमेनिंग और रिमूव, तो रिमेनिंग और रिमूव का सम मिला के जस्ट आउटसाइड आप ले सकते हैं, यहाँ पे आगे जस्ट आउटसाइड, जस्ट ऑन द सरफेस, जस्ट आउटसाइड और जस्ट ऑन द सरफेस आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे इनसाइड तो 0 होना ही है, यहाँ माइनस क्यों लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब तक दूसरे का साइन उल्टा नहीं होगा तो आपको रिजल्टेंट फील्ड 0 नहीं मिलेगा। अब दोनों को सॉल्व कर लिया तो यहाँ पे ER आ गया, ये क्या था, रिमेनिंग का, ये था रिमूव का। यानी कि अब आप क्या करना चाहेंगे, dF बाय ds जब निकालेंगे तो यू विल गेट सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये जो dF बाय ds का जो टर्म है
ये कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। जैसे हम लोग नॉर्मल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो वैसे यहाँ पे dF by ds ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कई बार जेई में या IIT में क्वेश्चन आता है, जैसे कैसे अगर आपके पास दो स्फेरिकल शेल हैं, चार्ज है, उनको कंप्रेस करना है, या दो, वैसे हम आगे अगले कुछ लेक्चर्स में इस तरह का क्वेश्चन करेंगे, दो स्फेरिकल शेल्स है उनको कंप्रेस करना है, या दो स्फेरिकल शेल कंप्रेस्ड है उनको हटाना है, दोनों यूनिफॉर्मली चलना है, तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, फोर्स निकालने के लिए ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, और वो पर्टिकुलर शेल के एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको फोर्स मिल जाएगा, राइट। तो ये जो dF by ds है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो दोबारा याद दिला दें, क्या स्मॉल सेक्शन was removed from the surface of a spherical shell, find the force on this section by the remaining section, यानी कि रिमेनिंग सेक्शन का जो फोर्स है इस पर बता दें। तो dF इज इक्वल टू EdQ, इतने हिस्से का फोर्स चार्ज क्या हुआ dQ, ये सिग्मा इंटू ds, ds क्या हो गया स्मॉल एरिया, dF by ds क्या हो गया इंटू सिग्मा, और फिर आपके पास टोटल जो फील्ड आया आउटसाइड क्या होता है, आउटसाइड या जस्ट ऑन द सरफेस इतना होता है, इनसाइड में 0 होता है, उसके हिसाब से आपको ER का वैल्यू मिलेगा, पुट द वैल्यू एंड जस्ट गेट द एक्सप्रेशन फॉर इट। ये आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। बाकी क्वेश्चंस का अलग सवाल है, तो अभी हम लोग का अभी एक और टॉपिक बाकी है, दैट इज सॉलिड चार्ज स्फीयर। उस टॉपिक के बाद क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे, उसमें स्फेरिकल शेल के ऊपर कुछ बढ़िया क्वेश्चंस है, हम जरूर करेंगे। अब पहले मान लें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड चार्ज स्फीयर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड चार्ज स्फीयर, सॉलिड चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड चार्ज स्फीयर। देखिए जहां तक सवाल है इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड चार्ज स्फीयर का, तो जो सॉलिड चार्ज स्फीयर है, सॉलिड चार्ज स्फीयर, ये भी एक कह सकते हैं एक कॉन्सेप्ट ही है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है क्या, अगर कभी ज्यादा से ज्यादा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो और वॉल्यूम कम से कम हो, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज in a minimum possible volume, that gives rise to solid charge sphere. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है न्यूक्लियस। आप जानते हैं न्यूक्लियस का जो साइज है वो फर्मी में होता है, और वैसे भी हम लोग आमतौर पे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस इज डेंस बॉल ऑफ चार्ज। तो उस तरह का जो एग्जांपल है जहाँ पे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज है और वॉल्यूम कम से कम है, तो उस तरह के कंडीशंस में, उस तरह की कंडीशंस में हम जो हमारे पास एलिमेंट निकल के आया उसको बोलते हैं सॉलिड चार्ज स्फीयर। और सॉलिड चार्ज स्फीयर के केस में जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, उसके लिए चार्ज का जो कैलकुलेशन करना होता है वो करना होता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो पहले लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड चार्ज स्फीयर, solid charge sphere, इसमें लिखे in this case the calculation of charge has to be done in terms of volume charge density rho। ये क्या है, चार्ज पर वॉल्यूम। in this case calculation of charge has to be done in terms of volume charge density, that is rho। अब देखिए, we have considered a solid charge sphere, we have considered a solid charge sphere having radius capital R, and we have to find the electric field at a distance small r from the center O. We have to find the electric field at a distance small r from the center O. Whether we have to find the electric field inside
on the surface or outside. In all the cases, the volume of the Gaussian surface will be a sphere. Gaussian surface will be a sphere. अब क्या है? सबसे पहले के इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर. अभी पॉइंट P है, इस पॉइंट P को ध्यान में रखते हुए अगर हम कोई गॉसियन सरफेस बनाएंगे, तो स्फीयर बनेगा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनेगा. अब इस पॉइंट P पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा एरिया वेक्टर. हमेशा से करते आए हैं कि स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आ गया. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, phi E इज इक्वल टू E डॉट S करेंगे और यहाँ पे E S cos 0 करेंगे और ये E S 4 पाई E S हो जाएगा या E इंटू 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा. राइट. फिर अगर हम बाय गॉस थ्योरम चलें, बाय गॉस थ्योरम हम अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें तो इट विल बी व्हाट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट और Q की जगह आ जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. अब जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू रो इंटू 4 बाई 3 पाई R क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट. सिंपल है, करते जाना है. फ्लक्स की जगह E डॉट S और गॉस थ्योरम में फ्लक्स इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट. अब यहाँ पे चूंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है, इसीलिए आपको जो भी कैलकुलेशन करना है वो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम करना है. ये रहा कैलकुलेशन. अब क्या करना है, ये एक फ्लक्स इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन, Q की जगह लिख दिया. अभी यहाँ पे नहीं पहुंच रहा है, अभी बाद में पहुंचा. ये हमने फ्लक्स लिखा. ये पहला फ्लक्स का पहला एक्सप्रेशन, ये दूसरा का एक्सप्रेशन. दो तरीके से निकालना है फ्लक्स का एक्सप्रेशन. एक तो E डॉट S करके निकालना है और दूसरा क्या करना है, गॉसियन से निकालना है. अगर दोनों को बराबर करेंगे तो E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, रो 4 बाई 3 एप्सिलॉन R क्यूब. अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू रो R क्यूब 3 एप्सिलॉन R स्क्वायर. तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है. कहां पे, आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द स्फीयर. अब आते हैं क्या पे, ऑन द सरफेस. अगर आप ऑन द सरफेस जाएंगे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस निकालेंगे तो कितने का फर्क पड़ेगा. फर्क ये पड़ेगा कि यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है वो स्फीयर खुद बन जाएगा. तो लिख लें, इन दिस केस द गॉसियन सरफेस विल बी द स्फीयर इटसेल्फ. गॉसियन सरफेस विल बी द स्फीयर इटसेल्फ. और इसीलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, केपलर आ जाएगा. और यहाँ पे तो केपलर आ ही गया, R से R घटा, E इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखिए आप ये R स्क्वायर R क्यूब क्या बन जाएगा, ये हट जाएगा. राइट. तो अगर आप सरफेस पे आ गए, यानी कि पॉइंट P अगर आपका सरफेस पे है तो जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ किस पे आ रहा है, वो आ रहा है आपके गॉसियन सरफेस के एरिया पे. क्योंकि उस केस में जो रेडियस है गॉसियन सरफेस का और जो स्फीयर का रेडियस है वो एक ही होता है. राइट. अब आते हैं कहां पे, इनसाइड द सरफेस. ये भी इंटरेस्टिंग है. अगर आप इनसाइड द सरफेस आते हैं, एक्चुअली मैं तो एक ही फिगर को बार बार रन कर रहा हूं, आप घर में आराम से बैठिए, वीडियो को पॉज करिए और फिगर बनाइए. ये अगर पॉइंट P अंदर आया यहां पर, तो इस पॉइंट P को ध्यान में रखते हुए अगर आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो ये बनेगा स्मॉल. अब इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका गॉसियन सरफेस का रेडियस फिर से क्या बन गया, स्मॉल. लिख सकते हैं इन दिस केस द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज स्मॉलर. अब आते हैं चार्ज की कैलकुलेशन में. तो हमको तो उस चार्ज से मतलब है जो चार्ज इंक्लोज हो रहा है, हमको उस चार्ज से मतलब है जो चार्ज इंक्लोज हो रहा है.
तो कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है, वो इतने वॉल्यूम में इनक्लोज हो रहा है, तो हमको यहाँ पे रेडियस फिर से एक बार क्या करना पड़ेगा, स्मॉल आर लेना पड़ेगा। हमको रेडियस एक बार फिर से क्या लेना पड़ेगा, स्मॉल आर, राइट। जब आप ऐसा कर देंगे तो यहाँ पे आपका स्मॉल आर क्यूब आ गया, यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर आ गया, ये कट गया, यहाँ सॉल्व करिएगा तो स्मॉल आर। तो सरफेस पे जब गए तो फर्क क्या पड़ा, गॉसियन सरफेस का रेडियस वही है जो स्फीयर का है। तो अंदर पे गए तो आपका रेडियस क्या हुआ, जो सरफेस पे जब आप अंदर गए तो आपका जो गॉसियन सरफेस यहाँ पे ये जो आएगा, ये आएगा कितना, ये। तो अब जब आप सरफेस पे गए तो आपका गॉसियन सरफेस स्फीयर का रेडियस एक ही हो गया, अंदर गए तो गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉलर, और चार्ज की कैलकुलेशन के लिए भी जो वॉल्यूम ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, स्मॉलर। इतने कर, राइट। कैसे आप दोबारा देखें, E डॉट S, ES cos 0, ES E 4 pi स्क्वायर, फ्लक्स में Q by एप्सिलॉन, Q की जगह वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो 4/3 pi r क्यूब, तो फ्लक्स इक्वल टू रो, यहाँ पे कितना आया 3/4 pi r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन। अब इन दोनों को इक्वेट कर दिया, यहाँ से ये जो आपके पास टर्म बचेगा, ये हमने यहाँ पे छोड़ा हुआ 4 pi, तो 4 pi और 4 pi कटेगा, तो E इक्वल टू रो r क्यूब बाई 3r। और यहाँ पे आपके पास ये r स्क्वायर था, r का आटम। तो इस तरीके से ये जो हमने निकाला वो निकाला क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड चार्ज, राइट। अब इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग है, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा डिस्टेंस। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने देखा था इनसाइड E is directly proportional to R एंड आउटसाइड जो था वो था हमारे पास क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ग्राफ कुछ इस तरह का, शुरुआत कहां से होगी, ये वाला जो पॉइंट होगा वो R इक्वल टू कैपिटल R से। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला हमारे पास बाकी रह गया था जो बोर्ड लेवल का था, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस पे वो हमने कंप्लीट किया। और अब हम जो शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे किसकी, शुरुआत करेंगे गॉस थ्योरम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। इसमें मेनली हम लोग जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में कवर करेंगे वो एचसी वर्मा का करेंगे, और फिर आपका कुछ हाईलाइट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, और जो लास्ट लेक्चर होगा उसका मेरे ख्याल से अगले के बाद उसमें हम जितना भी IIT JEE पैटर्न का लेटेस्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस